इस वीडियो में आपको आरआरबी, आरपीएफ, एसआई का जो पेपर हुआ था 5 जनवरी 2019 को शिफ्ट 3 में, उसका मैं डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि कैसे इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे अप्रोच से सॉल्व करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, उसी राशि पर ब्याज दर पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 72। अब कह रहा है कि यदि ब्याज 4% है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 4%, निवेश की गई राशि हमसे इसमें पूछी गई है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर अंतर हमें पता है 2 साल का हो उसमें, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अंतर जो डिफरेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। इसमें P क्या है, ये है प्रिंसिपल, R है इंटरेस्ट रेट और D है डिफरेंस। तो यहाँ इनकी वैल्यू रख दें, तो डिफरेंस है 72, किया जाएगा 72 इक्वल टू, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है मूलधन, R की वैल्यू है 4, तो इसे हम रख दें 4 चौके 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर है तो 100 गुणे 100, 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4 चौके 16 और ये 4 से डिवाइड करें ये आ जाएगा 18। 2 से और डिवाइड हो सकता है तो 2 से और डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा, आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो प्रिंसिपल आ जाएगा, यहाँ है 9 और ये हो जाएगा 100 गुणे 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9 के बाद 4 जीरो, क्योंकि यहाँ 4 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो। अब ये 2 यहाँ पे बचा हुआ था, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 45,000। ये इसका मूलधन पूछा गया था जो हमें फाइंड हो गया, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। एक्स का मान याद करना है, यहाँ पे ये नंबर दिए हुए हैं भिन्न में, तो ये भिन्न सॉल्व कर लें तो इसमें एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 5, 10 और 5 है तो एलसीएम आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 ही था तो यहाँ पे 10 है, ये आ जाएगा प्लस 3x माइनस, यहाँ पे 5 था तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6x और ये किसके इक्वल है, 521 के। तो अब इसे सॉल्व कर लें, 4 और 3 7, 7 में से 6 गया तो 1, x बटे 10 की वैल्यू आ गई 521, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5210। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। एक व्यक्ति छात्रावास से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और 4 मिनट मिनट की देरी से अस्पताल पहुंचता है। अगर वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाता था तो वह 4 मिनट पहले पहुंच जाता था। छात्रावास और कॉलेज की बीच की दूरी क्या कीजिए कि क्या है। मान लेते हैं ये जो बीच की दूरी दी हुई है ये है x। तो कह रहा था कि व्यक्ति छात्रावास से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो अगर वो 15 किलोमीटर की गति से जाएगा तो ये हो जाएगा, उसका टाइम जो आएगा वो हो जाएगा x बटे 15, ये घंटे में होगा क्योंकि जो इसकी स्पीड दी हुई है वो प्रति किलोमीटर घंटे में है और ये भी मान लेते हैं ये किलोमीटर है। x बटे 15 टाइम में वो पहुंचेगा और दूसरी स्पीड दी हुई है कि इसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर बाइक चलाता था तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता था। अगर इन दोनों टाइम को हम घटा दें, ये एक और स्पीड टाइम आएगा x बटे 20 जो कि वो दूसरी स्पीड से जा रहा था, तो इनको अगर हम घटा दें तो इनका जो टाइम का डिफरेंस आ जाएगा 4 और 4, 8 मिनट आ जाएगा। तो इसमें से इसको घटा दें तो आ जाएगा 8 मिनट। लेकिन ये जो दोनों टाइम थे ये घंटे में थे तो इसे भी घंटे में बनाना पड़ेगा क्योंकि दोनों पैरामीटर सेम होने चाहिए। तो 8 को डिवाइड कर दें 60 से। तो अब इसे सॉल्व कर ले, तो 60 इसमें एलसीएम आ जाएगा तो आ जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 8 बटे 60। तो 60 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा और 4x माइनस 3x हो जाएगा x इक्वल टू 8 और ये किलोमीटर में माना था तो आ जाएगा किलोमीटर। तो ये आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया 8, ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये इसमें हमें सरल करना है, तो ये 3 नंबर जो दिए हुए हैं वो प्लस में है तो इन तीनों नंबर को जोड़ ले। तो लास्ट डिजिट ये है 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, एक यहाँ पे आया, 1 और 3 हो जाएगा 4,
4 5 9, 9 3 12, तो एक बचेगा, एक अब इसमें जुड़ जाएगा 7, 7 3 10, 5 15, तो अब ये आ जाएगा 5, एक बचा तो एक 1 2, 2 1 3 और 1 4, तो ये आ गया इन तीन नंबर का एडिशन 45.26। तो आप भी ऐसे ही एग्जाम में एडिशन करिएगा कि लास्ट नंबर ले लीजिए, फिर उसके बाद नंबर ले लीजिए और ऐसे ही एडिशन आप कर सकते हैं। अब इसमें ये नंबर घट रहा है तो इसे घटा दें, -28.46, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, और ये 12 में से 4 गया तो 8, अब यहाँ बचा 4, 14 में से 8 गया तो ये आ जाएगा 6, और 3 में से 2 गया तो आ जाएगा 1, तो ये आ गया 16.80, और ये किसके इक्वल है, ये मान लें ये क्वेश्चन मार्क x है, तो ये आ जाएगा 3x, x की वैल्यू यहाँ निकालनी है, तो 16.8 को 3 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 5 ये 15, और 18 बचा तो 5 दशमलव, ये हो जाएगा 6 3 18, 5.6 आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। मार्टिन अपने वेतन का 13% अंधों की संस्था को, 12% अनाथों को और 14% जीव के शरीर को दान करता है, और अपने वेतन का 16% का एक चिकित्सा शिविर स्थापित करने में मदद के रूप में देते हैं। बाकी 42,300 रुपए वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करते हैं। वह अनाथों को कितना दान देते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें जो दान करने के बाद बाकी बचता है वो बचता है 42,300, 42,300 बचा। अगर ये निकालने की ये कितना बाकी था, तो 13% यहाँ पे खर्च हो गया, 13, 12% यहाँ हो गया 25%, 25 और 14 हो जाएगा 39, और 39 और 16 हो जाएगा 55%, 55% खर्च हो गया, तो बाकी कितना बचा 45%, तो 45% बचा। मान ले वो संख्या x थी, ये आ जाएगा x, तो 45% आ गया x का। तो अब इसे डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा 9 से पहले डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, और इसे 9 से डिवाइड करें तो 9 चौके 36, 4 यहाँ बचेगा 63, 9 सत्ते 63, ये आ जाएगा 4700। अब इसे हम x की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 4700 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 5, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 47 दूनी 94, 94, और ये आ जाएगा 940, तो 940 गुणे 100 हो जाएगा 94,000, 94,000 आ जाएगा टोटल अमाउंट जो उसके पास वेतन मिलता है उसको। तो 94%, 94,000 में हमें निकालना है कि वह अनाथों को कितना दान करता है, तो अनाथों को 12% दान कर रहा है, तो 94,000 का हम 12% निकाल लें तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो 12% निकाल लें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, और ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 जीरो जीरो, 12 चौके 48, 4 12 नहीं हम 108 और 4 112, तो ये आ जाएगा 11,280, ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 77 लीटर में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:4 है। यदि इस अनुपात को 3:5 में बदल दिया जाए तो मिश्रण में मिश्रित अतिरिक्त पानी की मात्रा कितनी होगी, ये हमें लीटर में फाइंड करना है। तो पहले 77 लीटर था, तो इसमें मिल्क और वाटर का हम क्वांटिटी निकाल लें, तो 77 लीटर में 3:4 के अनुपात में है, तो 3 भाग मिल्क है तो 4 भाग वाटर है, तो 3 और 4 हो जाएंगे 7, 7 भाग है 77 लीटर के बराबर, तो एक भाग आ जाएगा 11 लीटर के बराबर, तो 3 भाग है तो 11 33, 11 तिया 33, तो 33 लीटर तो मिल्क आ जाएगा, और इसी तरह 11 चौके 44, तो 44 लीटर पानी आ जाएगा। अब कह रहा है कि इस अनुपात को 3:5 में बदला जा रहा है। ये जो अनुपात है इसे 3:5 में बदला जाता है, क्या करके, अतिरिक्त पानी मिश्रित किया जा रहा है। तो मिल्क तो इतना ही रहेगा, मान लेते हैं पानी में x लीटर मिलाया गया, तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 3 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 11, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 44 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 55, तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, 55 में से 44 घटेगा तो ये आ जाएगा 11, यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसके कुल उत्पाद का 13% खराब था। यदि सही उत्पादों की संख्या 4872 है तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितनी होगी। तो खराब निकले 13%, तो सही कितने हुए, 100 में से अगर हम 13 घटा दें तो ये आ जाएगा 87%। मान लेते हैं टोटल
क्वांटिटी थी x, तो 87% निकालना है तो इंटू x आ जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है 4872 के इक्वल दिया हुआ है। तो x की वैल्यू निकालें, टोटल उत्पाद की संख्या है, तो ये हो जाएगा 4872 गुणे 100 और ये डिवाइड करना पड़ेगा 87 से। और इसमें पूछा गया है कि खराब उत्पादों की संख्या है, तो खराब उत्पादन था 13%, तो 13% निकाल लें, 13% एक्स का निकाल लें, तो ये हो जाएगा 4872 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 87 गुणे 13% निकालना है 13/100। तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम डिवाइड करें, तो 87 से इसे डिवाइड कर लें 4872 को, तो 8 पंचे 40, तो यहाँ बचेगा 40, 7 पचे 35, तो 435 आ जाएगा। यहाँ से घटाए तो 2 और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2। तो 6 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 7 छंग 42, 4 और 8 छंग 48, 4 52। तो ये 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 56। तो 4872 डिवाइडेड बाई 87 की वैल्यू आ गई 56 और ये मल्टीप्लाई करना है 13 से। 13 से मल्टीप्लाई कर दे, 13 छंग 78, 7 बचा, 13 पचे 65 और 7 72, तो ये आ जाएगा 728। ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। जब वृत्त की त्रिज्या 18 गुना बढ़ा दिया जाए तो वृत्त की पिछली परिधि से परिधि कितनी गुना बढ़ जाती है? तो परिधि की हम फार्मूला लिख लें सरकमफेरेंस का। तो ये होता है 2 पाई आर। ये दोनों टर्म तो कांस्टेंट है। आर अगर बढ़ेगा तो परिधि भी बढ़ेगी और उसी प्रोपोर्शनल में बढ़ेगी। अगर 18 गुना वृत्त की त्रिज्या बढ़ जाती है तो परिधि भी 18 गुना बढ़ जाएगी। तो 18 गुना वृत्त की परिधि भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है आर के, और आर आर 18 गुना बढ़ गया तो वृत्त की परिधि भी 18 गुना बढ़ जाएगी। यही पूछा गया था कि कितने गुना बढ़ जाती है। ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार तल की सतह पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 14 किलोमीटर प्रति घंटे और 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। ये किलोमीटर प्रति घंटे में हमें फाइंड करना है। तो समबाहु त्रिभुजाकार तल में की सतह पर यात्रा कर रहा है, तो तीनों जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। तो मान लेते हैं एक भुजा का जो लंबाई है वो x है, तो पहली सतह पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा कर रहा है, तो ये हो जाएगा टाइम निकालने इसका, ये हो जाएगा x/12, ये घंटे में होगा, प्लस और दूसरी का निकालें तो दूसरी भी है x, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होंगी। जो x मान लिया हमने यहाँ पे भुजा, तो ये भी हो जाएगा x/14, ये आ जाएगा टाइम उसका। और 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाला इसका निकालने, तो ये आ जाएगा x/28। इसमें हमें एवरेज निकालना है, तो ये तीनों अगर हम जोड़ दें, जो डिस्टेंस आई, ये x x x, ये आ जाएगा 3x। मान लेते हैं उसकी जो औसत गति है, औसत गति ये मान लेते हैं s है, स्पीड। तो अब इसे सॉल्व कर लें, जो यहाँ से s की वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें तो 28 त्रिक 84, 84 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, 8 सत्ते 84, तो आ जाएगा 7x, और 4 छक 84 तो 6x आ जाएगा ये, और 28 त्रिक 84 तो आ जाएगा 3x। ये इक्वल हो जाएगा 3x/s की। तो यहाँ से अब सॉल्व करें तो 7 और 6 13, 13 3 16, 16x डिवाइडेड बाई 84, ये इक्वल हो जाएगा 3x/s के। तो यहाँ से 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4, और इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 21। s की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 त्रिके 63, और ये हो जाएगा डिवाइड में 4। अब इसे सॉल्व कर लें तो 15 चौके 60, 15 और यहाँ बचा 3, तो 0.75 ये होगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसकी जो वैल्यू आ गई एस की, एवरेज स्पीड आ गई 15.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 5% बढ़ाने
और चौड़ाई 5% कम करने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन कितना हुआ, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दी नहीं हुई है, तो मान लेते हैं लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई भी 100 मीटर है। 100 इसलिए माना है क्योंकि कैलकुलेशन इससे आसान हो जाएगा। 5% लंबाई बढ़ाई जाती है, 5% लंबाई बढ़ाई जाती है, तो लंबाई आ जाएगा L 105, 100 में 5 बढ़ाएंगे 5% तो 105 आ जाएगा, और चौड़ाई ब्रेड्थ हो जाएगा, 5% कम की जाती है, ये कम किया जा रहा है, तो 100 में 5 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 95। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 100, 105 और 95 का मल्टीप्लाई करना है, इसे मैं वैदिक मैथ से सॉल्व करूंगा। 100 में कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, और ये 100 में कितना कम है, ये है 5 कम, तो ये -5। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 पचे 25, ये माइनस में था तो ये आ जाएगा -25। अब इसमें क्रॉस एडिशन करेंगे, तो 105 में अगर हम 5 जोड़ें तो ये माइनस में है तो ये आ जाएगा 100। या तो हम इसको ऐसे कर लें या तो हम इसको ऐसे कर लें, 95 में 5 जोड़ दें तो ये आएगा 100, दोनों में बराबर आएगा। अब यहाँ पे माइनस है, तो इससे माइनस से प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से कैरी लेके यहाँ भेजना पड़ेगा। तो एक यहाँ से उधार लेके आगे जाएगा तो आ जाएगा 99, और यहाँ पे एक आगे जाएगा तो 100 इसमें जुड़ेगा तो आ जाएगा 25, -25 था, 100 जुड़ेगा तो आ जाएगा 75। इन दोनों को पास ला देंगे तो आ जाएगा 9975। तो 105 गुणे 95 की वैल्यू आ गई 9975। तो इसका क्षेत्रफल आ गया एरिया, अब जो नया आया है वो आ गया 9975। पहले का निकालें, प्रीवियस वाला, तो L इंटू बी होना चाहिए, तो L इंटू बी होगा, तो 100 गुणे 100 ये हो जाएगा 10,000। 10,000 पहले था 10,000, अब एरिया आया न्यू जो है वो आ गया 9975। तो इसमें कितने की कमी हो गई, 10,000 में से 9,975 कम करें तो परसेंटेज हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिडक्शन, क्योंकि ये घट रहा है तो रिडक्शन निकालना पड़ेगा परसेंटेज में। तो 10,000 में से 9975 घटाएं तो आ जाएगा 25, और ये कितने में घट रहा था, 10,000 में, तो ये 10,000 से डिवाइड, और ये परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.25। ये परसेंटेज में था, ये आ जाएगा परसेंटेज। तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, किसी संख्या को 119 भाग देने पर 11 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो कोई संख्या है, कोई संख्या है, मान लेते हैं वो x है, इसे 119 से भाग देने पर 11 शेष बचता है। 119 से भाग देंगे ये x को, तो 119 से भाग देंगे, मान लेते हैं उसका जो भागफल आएगा वो a है, तो 119a प्लस जो शेष आएगा उसको अगर हम इसमें जोड़ दें तो वो जो संख्या होगी वो हमें फाइंड हो जाएगी। तो ये उसकी संख्या होगी, ये भागफल हो जाएगा और ये शेषफल है। तो अब ये जो नंबर आया 119a प्लस 11, ये जो नंबर आया, अब ये कह रहा है कि 17 से विभाजित करना किया जाता है, तो अगर इसे हम 17 से विभाजित करें तो अब इसमें क्या रिमाइंडर आएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो ये पार्ट को अगर हम 17 से डिवाइड करें तो 17 सत्ते 119, ये कट जाएगा तो ये पार्ट तो पूरा जीरो हो जाएगा। अब ये बचा 11 और 17 को डिवाइड करना है, 11 को 17 से डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो यही इसका रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर आ गया इसमें 11, तो ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, यदि P ये रेशियो में दिए हुए हैं तो P का मान क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो P अनुपाते 18 और ये समानुपात है तो ये आ जाएगा इक्वल में, तो ये है 5/3 के इक्वल। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 से ये पहले काट दें, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा P इक्वल टू 6 पंचे 30, तो P की वैल्यू आ गई 30, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 25√3 सेंटीमीटर घन को 3 घनाभ बनाकर पिघलाया जाता है, तो ऊंचाई क्या होगी, यदि घनाभ की लंबाई
घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर है। तो जो ऊंचाई निकालनी है वो सेंटीमीटर में हमें फाइंड करना है। तो अगर हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किसी चीज को बदलते हैं तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है। वॉल्यूम कहें या आयतन, आयतन सेम होगा। तो घन से घनाभ बनाया जा रहा है। तो घन दिया हुआ है कि घन की जो भुजा दी हुई है वो दी हुई है 25√3। तो इसका आयतन निकालने घन का, तो ये हो जाएगा 25√3 का होल क्यूब। और घनाभ कितने बनाए जा रहे हैं? 3 घनाभ बनाए जा रहे हैं। तो 3 गुणे एक घनाभ का आयतन। एक घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? ये होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ इसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई हमें फाइंड करना है। तो लंबाई चौड़ाई का हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो लंबाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कि घन की भुजा के बराबर है, लंबाई घन की भुजा के बराबर है। तो ये हो जाएगा 25√3 के बराबर। और इसकी चौड़ाई क्या दी हुई है? ये दी हुई है 12.5। तो 12.5 से यहाँ पे रख दें। अब इसे सॉल्व कर लें। h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 25√3, 25√3 और 25√3। और ये डिवाइड होगा ये 3 से, और ये 25√3 से, और डिवाइड होगा 12.5 से। तो 25√3 से ये कैंसिल हो जाएगा और 12.5 से इसे कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 2√3। ये पूरा कैंसिल होगा, 2√3 आ जाएगा। तो अब इसे हम सॉल्व करें तो 25 दूनी 50 और √3 गुणे √3 हो जाएगा 3। और ये पहले ही अपॉन में था 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 50। ये सभी सेंटीमीटर में थे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। हाइट आ गई 50 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सरल करना है तो इसमें ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्वेश्चन है, बॉड मास लगाना है इसमें भी। तो बॉड मास में पहले देखें तो इसमें पहले डिवीजन आता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है। तो पहले डिवीजन सॉल्व करें। तो ये दिया हुआ है 289 स्क्वायर गुणे 68। और इस डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लाई में बदल दें, क्योंकि एक लाइन में हम तभी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/17 का 17 की पावर 5। और ये मल्टीप्लिकेशन में था तो ये आ जाएगा गुणे 1021। तो अब ये सभी मल्टीप्लिकेशन में आ गए। तो अब हम इसे सॉल्व कर लें। तो 289 इसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 289 का गुणे 2, 2 बार आ जाएगा। और ये गुणे 68 था और ये गुणे 1021। और ये डिवाइड करना है 17 की पावर 5। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो इसे इसी फॉर्म में लिख लें। तो 17 का स्क्वायर 2 बार आएगा। 17 का स्क्वायर गुणे 17 का स्क्वायर गुणे 17। तो 17 का स्क्वायर 289 के इक्वल होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 17 से इसे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 4। तो अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 21 चौके 84 और 10 चौके 40, 4084 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। x का मान यहाँ से निकालना है। तो √360 की 1 की वैल्यू होती है 19, और 19 डिवाइडेड बाई 19 तो ये आ जाएगा 1। और प्लस में √400 है तो ये आ जाएगा 20। 1 गुणे x, ये x हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 21 आ जाएगी। यही x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आमिर ने 850 उपहारों को 4 बच्चों में बांट दिया। पहले बच्चे के हिस्से में आया उपहार दूसरे बच्चे के हिस्से में आए उपहार का 2 गुना है। तो मान ले पहले बच्चे का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है और चौथे का डी है। तो पहले बच्चे का हिस्सा में आया उपहार दिया हुआ है कि दूसरे बच्चे के हिस्से में आए उपहार का 2 गुना है। तो ए की जो वैल्यू है वो 2b के इक्वल है। और फिर क्या दिया है? तीसरे बच्चे के हिस्से में आए उपहार का 3 गुना है। तो ये जो ए की वैल्यू दी हुई है ये तीसरे बच्चे के उपहार का 3 गुना है। तो ये 3c के इक्वल हो जाएगा। और फिर देखें तो चौथे बच्चे के हिस्से में आया उपहार का 4 गुना है। तो ये इक्वल हो जाएगा 4d के। तो अब हमें ये एक इक्वेशन बन गई। तो इसे हम रेशियो निकालें, ये हो जाएगा a/b/c/d।
ये इस टू है, ये डी, और ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 1 है ए के साथ, तो ये आ जाएगा 1/1 इस टू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में बी है 2 है, तो ये आ जाएगा 1/2, जो मल्टीप्लीकेशन में होंगे वो अपॉन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे 3 है मल्टीप्लीकेशन में, तो आ जाएगा 1/3, और ऐसे ही आ जाएगा 1/4। अब इसे सोल्व कर लें, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा, अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4 या 12, 12 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें सभी में, तो ये आ जाएगा 12:6:2, यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 3। तो इसका रेशियो आ गया ये। अब इसमें फाइंड क्या करना है, पहले और दूसरे दोनों को कितने उपहार उपलब्ध हैं, ये हमें फाइंड करना है। पहला माना था ए, दूसरा माना था बी, तो इनका जो रेशियो आ गया A:B:C:D, ये रेशियो आ गया। तो इतने पार्ट में टोटल पार्ट कितने हो रहे हैं, 12, 6 18, 18 और 4 22 और 3 25, टोटल पार्ट हो रहे हैं 25, और कितने का निकालना है, पहले और दूसरे का, तो 12 और 6 18, तो 18 पार्ट का निकालना है, कितने में से, 25 पार्ट में। और टोटल कितना था वैल्यू, टोटल उपहार थे 850, तो 850 का मल्टीप्लाई कर दें। अब इसे सोल्व कर लें, तो 25 दूनी 50, 25 या 75 हो जाएगा, अब बचेगा 10, तो 100 हो जाएगा, 25 चौके 100, तो 18 गुणे 34 हो जाएगा। 18 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 18 चौके 72, 7, 18 तीक का 54, 54 7 61, तो 612 टोटल उपहार आ गए, जो पहले और दूसरे के लिए उपलब्ध होंगे। तो ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 7400 रुपए दिया हुआ है, वार्षिक दर का 8% का निवेश किया गया था, यदि 5 वर्ष के बाद राशि निकाल ली जाए और आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी जाए, तो शेष राशि क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम साधारण ब्याज मान के ही निकालेंगे। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा P/R/T अपॉन 100, प्रिंसिपल है 7400, इंटरेस्ट रेट है 8, टाइम है 5, और डिवाइड करना है 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लें, तो 8 पंचे 40 और गुणे 74, 74 गुणे 40, तो जीरो आ जाएगा पहले, 4 चौके 16, 1 7 चौके 28, 1 29, 2960 इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अब टोटल अमाउंट निकाल लें, तो 2960 जो ब्याज आएगी वो इसमें प्रिंसिपल में जुड़ जाएगी, तो 7400, तो ये आ जाएगा 0, ये 6, 9 4 13, 1, ये आ जाएगा 10,360। आधी राशि शेयर बाजार में निवेश की जाती है और शेष राशि पूछी गई है, तो आधी और बचेगी, तो 2 से इसे डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 5180। यही वैल्यू हमें पूछी गई थी कि आधी राशि तो शेयर बाजार में निवेश कर दी जाती है, तो शेष राशि क्या होगी, तो यही शेष राशि बच जाएगी, ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये बार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। 2010 में दिया हुआ है, तो 2010 में जो दिया हुआ है वो ब्लू में दिया हुआ है, तो इन सभी को ऐड कर लें, तो लास्ट डिजिट है 3, यहाँ पर है 6, 3 और 6 9 हो जाएंगे, ये है 5, 9 5 14, 14 9 23, 23 और 7 30, तो ये आ जाएगा 0, 3 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। अब 10th प्लेस का नंबर ले लें, तो ये है 6, तो पहले ये 3 कैरी था, तो इसमें जोड़ दें, ये हो जाएगा 3 और 6 9, 9 8 17, 17 6 23, 23 5 28, 28 और 5 33, तो ये आ जाएगा 33, 330। तो इसका औसत निकालना था, कितने यहाँ पे टर्म थे, 1 2 3 4 5, 5 डेटा थे, तो 5 से डिवाइड कर दे, तो इसे हम डिवाइड करें, तो 33 दूनी 66, तो आ जाएगा 66, तो इसका आंसर आ गया 3, करेक्ट हो जाएगा इसमें। एक दुकानदार एक उत्पाद को 2376 रुपए में बेचता है और उस पर 12.5% लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य का आधा भाग कितने के बराबर होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं एक्स, 12.5% का लाभ कमाता है, तो 12.5 हो जाएगा परसेंट, ये किसके इक्वल होगा, 1/8 की। तो अगर
कॉस्ट प्राइस x है, तो जो लाभ होगा वो हो जाएगा x/8। तो अब यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/8, तो ये था कॉस्ट प्राइस जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 9/8x। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 2376 के। तो इसे हम 2376 के इक्वल कर दें, तो 9 से डिवाइड करें तो 9 दूनी 18, 18 यहां से बचेगा 57, 9 छक 54, अब बचेगा 36, 9 चौके 36। तो सेलिंग प्राइस आ गई यहां से, सॉरी यहां से एक्स आ जाएगा 264 गुणे 8। 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 8 चौके 32, 3, 8 छंग 48 और 3 51, 5 आ गया। 8 दूनी 16, 16 5 21। तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस 2112। अब इसमें कहा गया है कि आधा भाग निकालना है, तो 2112 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो जो हमें फाइंड करनी है वो वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो 2112 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1056। ये इसकी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 45% की वृद्धि के साथ मूल्य अंकित करने के बाद बिक्री पर 45% की छूट मिलती है। तो आइए जानते हैं कि इससे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले जो क्रय मूल्य है, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, यहाँ क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दी नहीं हुई, मान लेते हैं 100 रुपए है। तो इस पे कह रहा है कि 45% की वृद्धि की जाती है। तो अगर कॉस्ट प्राइस पे 100 में 45% बढ़ा देंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा 145। 45% बढ़ाने पे 100 का 145 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 45% की छूट दी जाती है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, अगर हम इस 145 में 45% की छूट दे दें तो 100 में से 45 घटाएं तो ये आ जाएगा 55, और ये परसेंटेज में था तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 11, और इसे 5 से और डिवाइड करें ये आ जाएगा 4, और इसे हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 29। तो 11 9 99 और 9 आ गया, 11 दूनी 22, 22 और 9 31, 319 डिवाइडेड बाई 4। अब इसे हम डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा, अगर ये पूरा होता 320 होता तो 80 आ जाता, तो इसमें एक कम है तो ये आ जाएगा 79.75। तो इसकी वैल्यू आ गई सेलिंग प्राइस की 79.75। ये रुपए में है क्योंकि यहाँ पे हमने रुपए में माना था, रुपए में माना था। सेलिंग प्राइस आ गई ये 79.75। तो लॉस कितना हो रहा है, 100 में से अगर हम इतना घटा दें तो ये आएगा 20.25, और ये परसेंटेज निकालना है तो 100 में वही परसेंटेज हो जाएगा, तो यही इसका लॉस आ जाएगा। तो उन 20.25% उसका लॉस हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं, पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन 55 है और शेष 6 चूड़ियों का औसत वजन 56 ग्राम है। सभी चूड़ियों का कुल औसत वजन क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो पहली 4 चूड़ी का 55 ग्राम है, 55 गुणे 4 हो जाएगा 220, और फिर दिया हुआ है कि शेष 6 चूड़ियों का औसत वजन 56 है, तो 56 गुणे 6 निकाल लें तो 6 छंग 36, 3, और 6 पंचे 30 और 3 35। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6, 3 2 5 और 3 2 5, 556 ग्राम आ गया 10 चूड़ियों का वजन। और इसमें हमें औसत वजन निकालना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 10 चूड़ियां थी, ये आ जाएगा 55.6 ग्राम। ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक बक्से में 3:5 अनुपात 7 के अनुपात में विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनका मूल्य 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 588 रुपए है तो 10 रुपए मूल्य के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। यह अनुपात दिया हुआ है 3:5:7। ये कौन कौन से रुपए के थे, ये 1 रुपए का था, ये 5 रुपए का था, और ये 10 रुपए का था। अगर हम इनका डिनोमिनेशन निकाल लें, इनकी वैल्यू निकाल लें इसके अनुपात से, तो इनके अनुपात हो जाएंगे 3 रुपए, ये हो जाएगा 5 5 25, और ये हो जाएगा 70।
तो ये 3 रुपए, 25 रुपए और 70 रुपए के अनुपात में ये सिक्कों की वैल्यू होगी। तो मान लेते हैं इनका मल्टीप्लायर x है, तो इनकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 25x प्लस 70x। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 588 रुपए का, तो 588 के ये इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे हम ऐड कर लें तो 3 और ये हो जाएगा 28, 28 और 70 98, 98 x। ये किसके इक्वल है? 588 के। तो अगर ये 100 होता और ये 600 होता तो 6 बार जाता, तो यहाँ पे 2 कम है, यहाँ पे 12 कम है, तो 6 दूनी 12। तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6। और अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है? 10 रुपए मूल्य के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। 10 रुपए के सिक्के कितने थे? 7, और x की वैल्यू आ गई 6, तो यहाँ पे हम 7 गुणे 6 कर दें तो ये आ जाएगा 42। तो टोटल थी 42, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो एक मेज के ऊपर रखा गया है। कांच और मेज के एक तरफ के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो मेज की चौड़ाई लंबाई क्या कीजिए कि क्या होगी, ये सेंटीमीटर में हमें फाइंड करना है। कांच का एक वर्गाकार टुकड़ा है, ये वर्गाकार टुकड़ा मान लेते हैं, ये वर्गाकार टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एक मेज के ऊपर रखा गया है। कांच और मेज के एक तरफ के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगी ये फाइंड करना है। तो इसमें जो मेज दी हुई है, ये दी हुई है ऐसी ऐसी कुछ मेज होगी जिसके बीच में ये कांच का टुकड़ा रखा हुआ है, और ये जो लंबाई दी हुई है, इनके बीच की जो दूरी दी हुई है, ये चौड़ाई जो दी हुई है, वो दी हुई है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर यहां भी होगी, क्योंकि ये भी दिया हुआ है कि 9 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ भी ये भी 9 सेंटीमीटर है और ये भी 9 सेंटीमीटर है। तो ये वर्गाकार है, तो ये भी जो मेज होगा वो भी वर्गाकार ही होगा, ये भी स्क्वायर होगा। क्योंकि इनमें जो बीच की चौड़ाई दी हुई है वो एक ही दी हुई है, तो हम इसे वर्गाकार ही मानेंगे, स्क्वायर मानेंगे। तो अगर हम इसका एक तरफ की भुजा निकाल लें इस वर्ग की, ये जो 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वर्ग का, इसका अगर हम एक तरफ की भुजा निकाल लें तो 1369 को स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट निकालने तो ये आ जाएगा 3 3 का 9, 9 आ गया। अब यहाँ बचा 4, तो 69 उतरेगा, तो 69 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 6। और ये अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 से ये आ जाएगा 7, 7 सत्ता 49, 4 और 7 छः 42, ये हो जाएगा 46, ये आ जाएगा 0। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 37। तो इसकी जो एक तरफ की भुजा आएगी 37, 37 और 9, तो हमें क्या निकालना था? लंबाई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 9 और प्लस 37 प्लस 9, 9 तो ये हो गया, 37 ये हो गया और 9 ये जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 37 9 46 और 9 55। तो लंबाई आ जाएगी 55 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बार ग्राफ का जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था वैसे ही सेम क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1 C2 C5 की कुल बिक्री 1000 में कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। और ये जो वैल्यू दी हुई है ये सभी 1000 में दी हुई है। तो C1 C3 और C5, ये तीन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और दोनों शाखाओं की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो यूनिट डिजिट ले लें, पहला डिजिट ले लें, तो यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 3, तो ये 3 और 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 7 22, तो ये आ जाएगा 2। अगर आप इनके ऑप्शन में देखें तो 2 है लास्ट में केवल ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 ही आप करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन में देखें तो लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन में है 2, तो यही ऑप्शन 4 जो होगा वही करेक्ट हो जाएगा, हमें और सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी यही 402 ही आएगा, आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। एक बक्से में रखी 69 नोटबुक का औसत वजन दिया हुआ है 6.9 किलोग्राम है।
बॉक्स में एक नई नोटबुक रखी गई, इसका औसत वजन 7 किलोग्राम तक हो जाता है। पहले 69 नोटबुक का जो औसत वजन दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 6.9। अब कह रहा है कि एक नई नोटबुक रखी गई जिसका सभी का औसत वजन 7 किलोग्राम तक हो जाता है। तो नई नोटबुक का वजन क्या होगा, ये हमें किलोग्राम में फाइंड करना है। तो आप इसमें ध्यान से समझिएगा, मैं इसमें आपको बिना फार्मूला के ही बताऊंगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 69 नोटबुक है, 69 नोटबुक है, उनका औसत वजन दिया हुआ है 6.9। अगर मान ले कि इसका अगर 6.9 किलोग्राम ही औसत वजन होता, ये जो नई नोटबुक है, अगर ये 6.9 किलोग्राम की ही होती, तो इसका औसत वजन जो सभी का औसत वजन होता, वो 6.9 किलोग्राम ही होता। लेकिन यहाँ पर औसत वजन बढ़ रहा है, 7 किलोग्राम हो जाता है। तो इसमें अंतर कितना आया? इसमें अंतर अगर हम देखें तो 7 में से 6.9 घटा दें तो ये आ जाएगा 0.1। ये किसके कारण आया है? ये आया है नई नोटबुक के कारण। तो 6.9 किलोग्राम की तो होगी होगी, और इसमें और एक्स्ट्रा जो वजन होगा वो सभी में डिवाइड हो रहा था। तो 0.1 किलोग्राम, 0.11 किलोग्राम वो डिवाइड हो रहा था 69, और एक ये जो नई आई है उन सभी में डिवाइड हो रहा था। ये जो ज्यादा वजन है इसके कारण। तो 6.9 में हम ये जो डिफरेंस आया 0.1, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 69 पहले थी और एक नई आ गई तो ये 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल वेट हो जाएगा इसका 6.9, और इसे सॉल्व कर ले तो 0.1 और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7। तो इसका वजन आ जाएगा 7×6 = 13.9 किलोग्राम। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। शीला अपनी सामान्य गति के 19/20 गति से चलती है और सामान्य गति में लगने वाले समय से 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से कितना समय लगेगा, ये हमें मिनट में फाइंड करना है। मान लेते हैं डिस्टेंस इसमें है d, और इसकी गति जो है स्पीड, सामान्य गति है, वो है x। तो अगर सामान्य गति से चलेगी तो टाइम लगेगा d/x टाइम, और जब 19/20 की गति से चलेगी तब टाइम लगेगा t1 मान लें, तो ये हो जाएगा d/19/20 x। यहां से इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 20/19 x, और ये d हो जाएगा। यहाँ d/x की वैल्यू यहाँ पे t रख दें तो ये हो जाएगा 20/19 t। तो ये हो जाएगा T1 इक्वल टू हो जाएगा 20/19 T। और दिया हुआ है सामान्य गति में लगने वाले समय से 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगर इस गति से चलेगी तो 5 मिनट देरी से पहुंचेगी। तो ये जो टाइम आया था ये सामान्य गति का था, तो T1 इक्वल हो जाएगा T+5 के, क्योंकि 5 मिनट देरी से पहुंचेगी तो 5 मिनट और जुड़ जाएगा मिनट में। तो ये हो जाएगा 20/19 टी। यहां से आप टी की वैल्यू निकाल लें तो इधर ले आएंगे, इस टी को इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा 20/19 टी माइनस टी इक्वल टू 5। तो 19 यहां से घट जाएगा तो 1/19 गुणे टी इक्वल टू 5। तो यहां से टी आ जाएगा 19×5 = 95, और ये मिनट में था तो ये आ जाएगा मिनट। यही इसका सामान्य गति से चलने पर समय आ जाएगा। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये एक बार अगर आपका फिर से क्वेश्चन यहाँ पे आया है, शाखा C2 के दोनों वर्षों में की गई कुल बिक्री और शाखा C4 के दोनों वर्षों में की गई कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो शाखा C2, C2 और क्या दिया हुआ है C4, इसका अनुपात निकालना है। C2 का देखें तो ये 89 और 59, 89 प्लस 59 जोड़ना पड़ेगा, और इसका अनुपात निकालना है C4 से, तो 86 और 84 इनको जोड़ लें। तो इसको सॉल्व कर लें तो 9 9 18, 1 8 5 13, 1 14, 148, और ये 86 और 84 हो जाएगा 170। दो से डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा 7 और 74, और इसे दो से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 85। तो इसका अनुपात आ जाएगा 74/85। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा।
विमल को फ्रेंच में 80 में से 44 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 83 अंक, स्पेनिश में 70 में से 45 अंक और जापानी में 50 में से 38 अंक मिलते हैं। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत क्या होगा, ये हमें परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज में निकालना है, औसत अंक निकालना है। तो फ्रेंच में पाया है 80 में से 44, तो 80 से डिवाइड करना है, 44 नंबर पाया है। और क्या है, अंग्रेजी में 100 में से 83, तो इसमें जो नंबर पाया है उसको हम एक में ऐड करते जाएं और जितने नंबर में पाया है मैक्सिमम मार्क्स में उसको हम ऐड करते जाएं, उससे डिवाइड करना है। ऐसे कर ले तो 83 में से 100 ये आ जाएगा 83 यहाँ पे और 100 यहाँ पे। स्पेनिश में 70 में से 45, तो 45 और यहाँ पे 70। जापानी में 50 में से 38, तो ये आ जाएगा 38 और ये 50। अब इनको हम ऐड कर लें तो 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20, 2 5 5 4 9, 9 8 17, 17 4 21, 210 डिवाइड करना है 80 100 180, 180 और 70 250 और 50 ये हो जाएगा 300। ये आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 7/10। परसेंटेज में निकालना है तो 7/10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो 0 से 0 ये आ जाएगा 70%। ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक सहायक परियोजना पर आधारित अंग्रेजी कंपनी में 627 पुरुष और 627 महिला कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादकता 72 कॉल प्रतिदिन है। यदि एक पुरुष कर्मचारी प्रतिदिन 72 कॉल प्राप्त होती है तो महिला कर्मचारी को प्रतिदिन प्राप्त कॉलों की संख्या क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें जो एवरेज दिया हुआ है वो 72 दिया हुआ है और जो पुरुष कर्मचारी हैं वो भी 72 कॉल ही प्राप्त करते हैं। तो महिला कर्मचारी भी 72 कॉल प्राप्त करेंगी, तभी उसका एवरेज जो होगा वो 72 ही होगा। क्योंकि अगर कम ज्यादा होगा तो एवरेज कम या ज्यादा होगा। यहाँ एवरेज और यहाँ एवरेज सेम है, तो इस महिला कर्मचारी का भी एवरेज सेम होगा। अगर इसमें पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या अलग-अलग भी होती, तब भी इसमें जो एवरेज आता महिला कर्मचारी का, वो ही 72 आता। तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक ट्रेन 238 मीटर लंबे पुल को पार करने में 56 सेकंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 22 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ये फाइंड करना है मीटर में। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई है x मीटर। तो पहले कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेन 238 मीटर लंबे पुल को पार करने में 56 सेकंड का समय लेती है। जब कोई पुल पार करती है ट्रेन, तो पुल और जो ट्रेन की लंबाई होगी वो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे इस केस में, ये हो जाएगा 238 प्लस एक्स मीटर जो ट्रेन की लंबाई है। तो यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो स्पीड आ जाएगा। ये हो जाएगा 238 प्लस एक्स अपॉन ये हो जाएगा 56। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी देखें, यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 22 सेकंड का समय लेती है। अगर साइन बोर्ड है या पोल है या पर्सन है, तो उसमें जो डिस्टेंस लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा ट्रेन की लंबाई। तो इसमें आ जाएगी स्पीड। तो ये हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई x मानी थी तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई ये समय जो 22 दिया हुआ है, ये इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखें तो स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है और स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों इक्वल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x/22 इक्वल टू 238 प्लस x डिवाइडेड बाई 56। 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 11, 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 28। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 28x इक्वल टू 11 गुणे 238 और ये हो जाएगा प्लस 11x। तो 11x इधर ले आए तो ये आ जाएगा 17x और ये हो जाएगा 11 गुणे 238। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो 11 गुणे 238 डिवाइडेड बाई 17। 11 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो यही डिवाइड हो सकता है, तो ये आ जाएगा 17 एकम 17, यहाँ बचेगा 68, तो 17 चौके 68। तो 14 गुणे 11, 14 एकम 14 1, 14 एकम 14 1 15। तो 154 मीटर
ट्रेन की लंबाई आ गई। ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 4 वर्षों में मूल राशि से 3 गुना हो जाती है। तो कितने वर्षों में यह अपनी मूल राशि से 729 गुना हो जाएगी? ये हमें फाइंड करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा दें। ये होता है टोटल अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कैपिटल टी। तो ये तो हो गया टोटल अमाउंट। और प्रिंसिपल हमें यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो हम मान लें पी है। और आर क्या है इसमें? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट भी नहीं दिया हुआ है, तो आर ही मान लें। तो आर अपॉन 100। इसमें दिया क्या था? इसमें दिया हुआ था कि 4 वर्षों में मूल राशि से 3 गुना हो जाती है अमाउंट। तो ये जो मान लें, अगर प्रिंसिपल पी मान लें, तो जो अमाउंट होगी टोटल अमाउंट वो 3 गुना हो जाती है, तो ये 3A के इक्वल हो जाएगा, सॉरी 3P के इक्वल हो जाएगा। ये 3P के इक्वल हो गया। और टाइम क्या दिया हुआ था कि 4 वर्ष, तो ये आ जाएगा पावर 4। तो यहाँ देखें तो P से P कैंसिल हो सकता है, तो P से P कैंसिल कर दें। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 4। इसमें वैल्यू कितने की निकालना है? 729। अगर हम इस 3 को 729 बनाना चाहें, तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, त्रिक 81, 81 त्रिक 243 और 243 गुणे 3 हो जाएगा 729। तो 6 बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब पावर 6 करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ पावर 6 कर दें, तो 3 की पावर 6 729 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। यहाँ पे पावर पहले ही 4 था, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 6 चौके 24। तो यहाँ इक्वल हो गया 729 इक्वल टू हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 24। यहाँ पे पी से डिवाइड किए थे दोनों तरफ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया ये। आप इन दोनों से तुलना करें, तो अगर कोई अमाउंट पी थी, तो वो 729 पी हो जाती है, जो कि हमें यहाँ पे पूछा गया था कि 729 कब होगी। तो ये कितने टाइम में हो जाती है? तो यहाँ पे एक टाइम आ गया था 24, तो ये हो जाएगी 24 साल के बाद। तो 729 टाइम्स हो जाएगी 24 साल के बाद। यही पूछा गया था कि कितने वर्षों में हो जाती है। तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम ये दिया हुआ है और एचसीएफ ये दिया हुआ है। अगर कोई दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया होता है, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसमें एलसीएम दिया हुआ है 8249, 8249, और एचसीएफ एक है, तो इसमें एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। हामिद, क्लेमेंट और गणेश के वेतन का अनुपात ये दिया हुआ है। यदि गणेश को हामिद से 884 रुपए मिलते हैं, सॉरी 884 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो क्लेमेंट का वेतन कितना होगा? ये हमें फाइंड करना है। तो अनुपात दिया हुआ है 3:5:7। ये है हामिद का, ये है क्लेमेंट का, और ये है गणेश का। तो इनका वेतन हो जाएगा, हामिद का हो जाएगा 3x, क्लेमेंट का हो जाएगा 5x, और गणेश का हो जाएगा 7x। अब इनका दिया हुआ है कि गणेश हामिद से 884 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। गणेश को हामिद से 884 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो 7x माइनस 3x कर दें, तो ये इक्वल हो जाएगा 884 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x इक्वल टू 884। तो 4 से इसे डिवाइड कर दें, तो आ जाएगा 22 चौके 88, और 4 एकम 4, तो आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगा 221। और इसमें पूछा क्या है? क्लाइमेंट का वेतन। तो क्लाइमेंट का वेतन 5x था, तो x की यहाँ वैल्यू रख दें, तो आ जाएगा 5 गुणे 221, आ जाएगा 5 एकम 5, 22 पंचे 110, आ जाएगा 1105। ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 357 फैक्टोरियल के पीछे आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी? ये हमें फाइंड करना है। इसकी मैं एक आसान सी ट्रिक बताता हूं। जैसे नंबर दिया हुआ 357, तो इसे आप डिवाइड करिए 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 7 25 35, 7
और यहाँ बचेगा 7, 7 एकम 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा 71। और जो अब दशमलव के बाद नंबर होगी उसे हमें इग्नोर करना है। तो यहाँ पे आ गया 71। अब आप इस 71 को 5 से डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा 14 पंचे 70। अब यहाँ भी जो दशमलव के बाद नंबर आएगा उसे आपको इग्नोर करना है, ये आ जाएगा 14। फिर इस 14 को आप डिवाइड करिए 5 से। ये प्रोसेस कब तक करना है? जब तक एक से बड़ी संख्या हमें ना मिलती रहे। एक या एक से बड़ी संख्या मिलती रहेगी तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। तो अब इसे हम 5 से डिवाइड करें, तो 5 दूनी 10, फिर दशमलव क्या आएगा तो इसे हम इग्नोर करेंगे, केवल हम लेंगे जो पूर्णांक होगी। अब 2 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव में आएगा, तो इसे हम नंबर को इग्नोर करेंगे। तो यहां तक हमें डिवाइड करनी थी। अब ये जो नंबर आई हैं, जो डिवाइड करने के बाद ये नंबर आई हैं, आप इनको जोड़ लीजिए। तो 71 और 14 हो जाएगा 85 और 2 87। तो ये जो 87 आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही जो आएगा वो शून्यों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, और ये आखिरी भी क्वेश्चन होगा। यदि आप किसी वस्तु को 513 रुपए में बेचते हैं, तो उसी वस्तु को 993 रुपए में बेचने पर आपको जो लाभ प्राप्त होगा वह 60% हानि के बराबर है। तो इसमें दिया हुआ है, यदि आप किसी वस्तु को 513 रुपए में बेच रहे हैं और यदि उसी सामान को 993 में बेच रहे हैं, तो इस अमाउंट पर जो लाभ होगा वो इस अमाउंट पर हुए हानि के 60% के बराबर होगा। मान ले कॉस्ट प्राइस यहाँ पर x है, तो यहाँ पर जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, अगर ये प्रॉफिट P है, तो यहाँ पर जो लॉस होगा वो होगा 60% प्रॉफिट के। तो ये होगा 0.6 प्रॉफिट के लॉस। तो अगर हम 513 में ये 0.6 P जोड़ दें तो ये किसके इक्वल होगा? कॉस्ट प्राइस के। और इस 993 में से अगर हम ये P घटा दें तो ये कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाएगा। तो अब इन दोनों को हम इक्वल कर दें तो ये हो जाएगा 513 प्लस 0.6 P, और ये इक्वल हो जाएगा 993 माइनस P के। तो यहां से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 1.6 P, और 513 इसमें से घटाएं तो 513 घटाएं तो ये आ जाएगा 0, और ये 8, ये आ जाएगा 4। तो 1.6 P इक्वल टू आ गया 480। तो P की वैल्यू निकाल लें प्रॉफिट की, तो 480 डिवाइडेड बाई 1.6, 16 48 आ जाएगा 300। P की वैल्यू आ जाएगा 300। तो इसमें पूछा क्या था? ट्रेंड। कॉस्ट प्राइस पूछा गया था, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अब। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 993 में से 300 घटा दें तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 6। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 693। ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए आप उसको पूछिए।